देखिए, आदमी महान बने तो ऐसा बने जैसे गांधी जी। महानता कोई एक्वायर करने की चीज़ नहीं है, एक रेगुलर काम है जो आपको अंततः वहाँ पहुँचा देता है। एक लेटर लिखा जाए लंदन में और उस पर टाइटल लिखा हो टू मिस्टर गांधी, और वो कितना कम से कम भी होगा तो करोड़ों में गांधी टाइटल वाले लोग होंगे भारत में। अब मिलता है एक गांधी को, जाके उन्हीं को दे देता है, गांधी जी आपका लेटर। लेटर पे एड्रेस क्या लिखा है? टू मिस्टर गांधी, मतलब टू और उसके बाद मिस्टर गांधी, इंडिया लिख दिया उसमें। इंडिया नहीं भी लिखेगा तब भी वहीं आएगा, जाकर रवांडा में तो गांधी को खोजेगा। तो क्या ऐसी खास बात है कि यह नाम एक हस्ताक्षर बन गया, और भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, और एक दिन के लिए नहीं, अनादिकाल में। बात समझ रहे हैं? और लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि उठते हैं और सीधे अरे गांधी को गंधिया कहना शुरू कर देते हैं। बर्बाद कर दिया। तो कौन? आपकी। वो तो किए कि नहीं किए, आप तो कन्फर्म कर देंगे, कुछ लोग और जुड़ जाते हैं तो कहने का मतलब है कि गांधी एक नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, यह विशेषण है। क्या है? यह केवल नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। गांधी क्या है? एक एडजेक्टिव है। आपका नाम जैसे कह रहे हैं कि यह राम की तरह है, यह राम है, तो राम क्या है? एक विशेषण है, संज्ञा नहीं है, विशेषण। कार्य ऐसा हो कि संज्ञा सर्वनाम नहीं बने, विशेषण बने। कैसा कार्य करना चाहिए? छोटे बच्चे भी बैठे, इसलिए हमने कहा कि आप लोग भी क्लास में बैठिए। कार्य ऐसा कीजिए कि आपका नाम जो है क्या बन जाए? विशेषण, एडजेक्टिव बन जाए। और उसके लिए एक टारगेट सेट करके नहीं होता है, हैबिट चेंज करके होता है। कि कोई ये नहीं ना है कि फिजिकल चीज़ है कि गए और मतलब बकरी का बच्चा तो है नहीं कि दौड़ाया पकड़ लिया। यह एक फिजिकल टेम्परामेंट नहीं है, एक मेंटल सेटअप। गांधी जी ने खुद कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। क्या? वाद क्या होता है? विचार। विचार अनंत होते हैं, और विचार सार्वभौमिक भी होते हैं और सार्वकालिक भी होते हैं। यदि आपने उन्हें सार्वकालिक बनाया, मतलब हम तो कई बार अपने दोस्तों में बातचीत क्रम में कहते थे कि गांधी की बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं विश्व को, भारत को नहीं, पूरे वैश्विक कुटुंब को, लेकिन सबसे बड़ा जो गांधी जी ने दिया वह यह है कि वह गड़बड़ रास्ते पर नहीं चले। क्योंकि गांधी जैसा व्यक्ति यदि ओसामा बिन लादेन की तरह आतंकवादी नेचर का हो जाता तो कितना बड़ा घातक। गांधी का सबसे बड़ा योगदान तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें एक बहुत बेहतर योगदान है कि वो सकारात्मक रहे। यदि उनके अंदर नकारात्मकता रहती तो कहाँ तक जाता उसका अंत नहीं। भगत सिंह की भी प्रति पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो एक बार तो लाइफ में वही अभी आप इस क्लास के बाद ऐसा नहीं बोल पाइएगा। अभी बोल रहे हैं तो अच्छा है, अभी बोल लीजिए। और भी किसी को आपत्ति है गांधी से? हैं? और कोई है जो कहता है कि नहीं भगत सिंह ज़्यादा महान था? वैसे हम तुलना नहीं कर रहे हैं, दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन गांधी गांधी। यदि विश्व में, जैसे मान लीजिए हम और आप गांधी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम लोग गांधी के बारे में कुछ विचार दे पा रहे हैं, कुछ भी सोच पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? ब्रेन से। जिसके पास जितना ज़्यादा बढ़िया एनालिटिकल ब्रेन है वो ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा अच्छा बोलेगा, है। तो उस इस हिसाब से वर्ल्ड में हमारी भी एक कैपेसिटी है, एक जीव के तौर पर ब्रेन की कैपेसिटी है। तो वैसे ही यदि हम कैपेसिटी वाइज बात करें तो वर्ल्ड का सबसे कैपेबल ब्रेन आइंस्टीन का था ना। सोचने समझने की क्षमता हम मानते हैं कि यदि हमारा 5% था तो उनका 10% तक यूज किया, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नहीं? तो यह व्यक्ति जब गांधी जी के बारे में कुछ बोल रहा है तो ऐसे ही नहीं बोल रहा। क्या कहा उन्होंने यही कहा कि जनरेशंस टू कम विल हार्डली बिलीव दैट सच अ मैन एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ इन फ्लेश एंड बोन्स। तो यह बात कौन बोल रहा है, यह भी मायने रखता है, और किसके बारे में बोल रहा है यह भी मायने रखता है। तो जो हम लोग उनके ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं ना, जो आपने कहा उसका हम जवाब दे रहे हैं, बाकी तो जनरल बातें आपको बताएंगे। गांधी जी क्या था ना कि जैसे उनको समझिएगा ना अंदर से, तब समझ जाएगा कि वो क्यों इन चीज़ों का विरोध करते थे। उनका कहना था कि
साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। जबकि कई ऐसे विचारक हैं जो कहते थे कि नहीं, यदि एक पवित्र होगा तो दूसरा अपने आप पवित्र हो जाएगा। जैसे मैकियावेली की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो वो एक को पवित्रता के मतलब साध्य और साधन में किसी एक के सैंक्टिटी की बात करते हैं। गांधी का कहना है कि नहीं, दोनों सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, चौरी चौरा जो घटना है उसके बाद उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। जबकि कई इतिहासकार बताते हैं कि यदि उस समय उन्होंने आंदोलन को वापस नहीं लिया होता तो शायद उसी 2-4 साल में सब सही हो जाता, क्योंकि आंदोलन एक लेवल पार कर चुका था और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया था। और इसीलिए जो उत्साही भीड़ है उसको लगा कि अब क्या, अब तो हम लोग पावर में है, जला दो, मार दो, काट दो, और नियंत्रित न्यूट्रॉन बम बन गया था सारा का सारा। तो गांधी ने कहा कि नहीं, यदि मुझे दोनों में से एक को चुनना हो, यानी अहिंसा और आजादी, तो हम अहिंसा को चुनेंगे, हिंसा से पाई गई आजादी को नहीं। तो यह पावर चाहिए ना, कि हमारा तरीका भी सही होगा तभी हम चीज लेंगे। जैसे कि बोला कि नहीं, यहाँ पे सामान खाना हमको कोई ला के, जैसे कि हम लोग जाते हैं छोटी छोटी पार्टियों में, तो कई बार होता है कि देखिए कि बहुत भीड़ लगी है और वहाँ पे लोग जाके एकदम बफे सिस्टम, दसोरा दसोरी जो करते हैं वो सब कर लेते हैं खाने के। समय संसाधन कम हो, ये पता चल जाए कि नहीं 1,500 आदमी है और 1200 आदमी का खाना है, तो देखिए कि पहले ही मारपीट शुरू हो जाए। कुछ आदमी उसमें सज्जन टाइप का होता है कि नहीं, यदि ऐसे खाना है तो हम बिना खाए चलें, और कुछ आदमी कि नहीं, कैसे भी करके अपना निकाल लिए। किसी का कपड़ा फट गया, तब किसी का सर फट गया, फिर भी अपना प्लेट लेकर बाहर आ गया। तो क्या है, उनका टारगेट है कि हमको ले लेना है। और बहुत ही लोग घमंड भी करता है कि हमको मिल गया, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई डिजायर्ड। गांधी का नहीं, व्हाट यू डिजायर द पाथ शुड बी सैंक्टिटी। और जो सैंक्टिटी है ना, वो पाथ में भी होना चाहिए और मिशन के अचीवमेंट में, डेस्टिनेशन में भी होना चाहिए। तो यहीं पर फर्क था। जैसे कि उनको, जैसे कि जब भी वो सुभाष चंद्र बोस को देखते होंगे, हम कल्पना कर रहे हैं, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये आदमी किसी भी रूप में लेना चाहता है। तो यहाँ वो डिफर करते थे। लेकिन गांधी उस आदमी का नाम है जो डिफर करने के बाद भी आपसे घृणा नहीं करता। मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन असहमति का जो आपका अधिकार है उसके लिए मैं जान दे सकता हूं। ऐसी सोच गांधी की सोच। हम आपसे असहमत हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप सोइएगा तो गर्दन काट देंगे, तो चादर उड़ा देंगे। जैसे कि आपके पिताजी आपको डांटते हैं, तो रात में यदि आप दवा बिना खाए सोए तो क्या आपको बोलेगा नहीं ठीक है, बदमाशी किया, इसको पानी डाल दो देखो, और ऐसा होता है। तो गांधी उस पिता की तरह हैं जो डांटते भी हैं तो भी आपसे याद करते, समझा? तो गांधी को समझने के लिए गांधी की तरह सोचना पड़ेगा, और हम सबके बीच कोई ना कोई, किसी न किसी मात्रा में, किसी अमाउंट तक गांधी है। जरूरत है उसको इवॉल्व करने की। ये क्लास केवल ये नहीं है कि आप पढ़े और एक आंसर लिख दिए हो, तो ऐसा भी हो जाएगा। थोड़ा व्यक्तित्व परिवर्तन भी हो सकता है। एकदम मानते थे। जिन लोगों ने भगत सिंह के नाम पर गांधी जी को गाली दी है, यदि भगत सिंह के विचार सुन लेते गांधी जी के बारे में तो उनको लगता कि भगत सिंह क्या, और गांधी जी भी भगत सिंह। और ऐसा इरविन वाले मैटर में आप लोगों को शायद फैक्ट पूरा बहुत सप्रेस कर दिया गया है। गांधी जी ने ऐसा नहीं है कि उनको कहा नहीं था, ऑफिशियली कागज पर नहीं कहा, अलग मैटर है, या लेकिन उनके प्रतिवेदन में एक प्रारूप में यह था उनको रिलीज कराने का, यही ना उन पर इल्जाम लगता है। तो दूसरा क्या होता है कि जैसे आपने क्या कहा कि 1000 किलोमीटर पर जब आपका ये था डिवाइस था, तो 36 लग रहे थे सैटेलाइट। जब डिवाइस गया 36,000 किलोमीटर पर तो 3 ही लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे आपके किसी भी कार्य का असर ज्यादा होगा। समझ रही? तो गांधी जी के बारे में यह सारांश यदि कहें तो जितना आप महान होंगे, मान लीजिए हम एक गलती करें तो उससे एक व्यक्ति प्रभावित होगा, सॉरी आप एक गलती करें तो एक व्यक्ति प्रभावित होगा, हम यहाँ कोई गलती करें तो आप सभी प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री मोदी गलती कर दें तो पूरा देश प्रभावित हो जाएगा। तो महात्मा गांधी देश और काल की सीमा से ऊपर हो गए। उनकी छोटी सी गलती, तो नहीं कहेंगे, गलती शब्द करने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन यदि
उनसे कोई भूल भी हो गया या कुछ ऐसा कुछ चूक हो गई, कोई बात वो मिसअंडरस्टैंड कर गए, उनकी कैपेसिटी में वो नहीं आया विद इन द रेंज ऑफ मतलब थॉट प्रोसेस, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा कि नहीं होगा। उस लिहाज से कई चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता है, और सबसे आसान है इतिहास को एनालाइज करना, सबसे मुश्किल है इतिहास लिखना। गांधी जी का जन्म कब हुआ? वो इतिहास में, हाँ किए। तो देखिए, तो ये जो बात है कि जो इन्होंने कहा कि सच ए मैन एवर एग्जिस्टेड इन फ्लेश एंड बोन्स, या इसको दूसरा नया तरीके से हम बता रहे हैं। जैसे एक बार जडेजा जो था ना, अजय जडेजा, उसका इंटरव्यू आ रहा था। अजय जडेजा के इंटरव्यू में उसने कहा कि आप लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, छक्का मार के जिता देते हैं, वकार न्यूज़ को आपने छक्का मार दिया, बहुत ही आप शानदार प्लेयर हैं। बोला ये सब कुछ नहीं, हमको मस्का मत लगा। वो बोला हम लोग जब इतिहास बनेंगे तो केवल एक ही बात इतिहास में लिखा जाएगा कि हम लोग सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते थे, उस युग में पैदा हुए जिसमें सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए, इसके अलावा हमारा कोई, और उसकी बात सच है। तो अगला जनरेशन गांधी के काल से जो बात कर रहा, वो सब गांधीमय हो गया। उसमें दो ही वर्ग है, या तो आप गांधी के थॉट प्रोसेस पर हैं या गांधी के इतर हैं, तो भी आप गांधी से बचे। पूरी दुनिया का दो ही वर्ग है, एक गांधीवाद को मानने वाला और एक गांधीवाद पर अलग मत रखने वाला। लेकिन किस पर? गांधीवाद पर। यदि आप कहते हैं कि मोबाइल नहीं होता है, तो भी आप मोबाइल के मतलब सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो यह तो पूरा विश्व गांधी में है कि नहीं हुआ? तो इन पे जो बीपीएससी में जो सवाल आता है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लें। एक फैक्ट वाला है कि गांधी ने कब कब क्या किया, यह पीटी से संबंधित है, और एक कंसेप्ट वाला है कि गांधी ने क्या क्या सोचा, उन सब का समेकित रूप को हम क्या कहते हैं, और उनका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। यह कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि मेंस का पार्ट है। तो आज हम लोग गांधी और गांधीवाद पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं, और आज के क्लास के बाद गांधी जी के बारे में आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक आवरण होना चाहिए, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होना चाहिए गांधीवाद का। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल उनका अर्थपंथी बाट की पहचान। तो बहुत लोग धरती पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गांधी जैसे इक्के दुक्के लोग आते हैं, तो उसमें क्या कहा गया कि उन्होंने कुछ बातें कही, खोल उनका अर्थपंथी बाट की पहचान। रास्ता क्या है यह बताने वाले लोगों में गांधी जी थे। सहमत हैं आप लोग? ठीक है। तो उन्होंने जो चीजें दी वो ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ। जैसे उन्होंने कहा सत्य के बारे में, उन्होंने कहा अहिंसा के बारे में, उन्होंने क्या कहा, अस्तेय के बारे में कहा, उन्होंने क्या कहा, अपरिग्रह के बारे में, और उन्होंने कहा सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य के बारे में। इसके अलावा उन्होंने कहा राज्य के बारे में, कहा कि नहीं? उसके बाद उन्होंने कहा स्वराज के बारे में, उन्होंने अपने विचार रखे धर्म के बारे में, उन्होंने विचार रखा छुआछूत के बारे में, ये हुआ हूत हो गया है, छुआछूत के बारे में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने विचार रखा राम राज्य के बारे में, जो उनका यूटोपिया था, ठीक है, राम राज्य के बारे में। लेकिन यह मोहनदास की कल्पना नहीं थी, ये करमचंद की कल्पना नहीं थी, ये किसकी कल्पना है? यह महात्मा की कल्पना है। गांधी जी की जितनी कमियां हैं ना, वो एब्सोल्यूटनेस की कमियां हैं। जब कमी पे बात करेंगे तो मतलब उनका वो स्थिति है ना, जैसे कि घर के पिता का होता है, पिता चाहता कि सारे बच्चे एक साथ रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें,
मिलजुल के रहें, कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं, ठीक है। तो ये पिता की कल्पना है। तो बच्चे रहते नहीं हैं, लड़ जाते हैं, बाउंड्री खींच देते हैं, रेड क्लिफ से लेके सर क्रिक तक, है कि नहीं, मार के माथा फोड़ देते एक दूसरे का। तो इसमें पिता की गलती है या बच्चों की? गलती है बच्चों की, है दोषी कौन हो गया? पिता। तो गांधी को मिस एनालाइज करने में हमारा यही रोल रहा है। गलती है बच्चों की और हम थ्योरी को दोष दे रहे हैं। वो थ्योरी आप एक्सेप्ट करके परपिचुएट नहीं कर पा रहे हैं, फैला नहीं पा रहे हैं, उसको जी ही नहीं पा रहे हैं। गांधी तो इतना सहनशील है कि कोई आता है कि भैया मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसको छोड़ा दो, तो कहते नहीं, हम तो इसको कुछ बोल ही नहीं सकते। 7 दिन बाद आता है, 7 दिन बाद वो फिर बच्चे को लेके आता है, तो कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाना, जाओ, गुड़ खाने से ये दांत सड़ जाता है, और कभी गलती से खा भी ले तो ब्रश वगैरह कर लेना ठीक से, दतवन दे दिया उसके का दो फिर वो पूरा प्रणाम कर गया, फिर गुड़ छोड़ दिया। वो तो ऐसा क्या, ये बात उस दिन भी बोल सकते थे, तो उस दिन तक तो हम ही गुड़ खाते थे। तो जब हम गुड़ खाना छोड़ेंगे तब तो किसी को बोल पाएंगे। इतना सहनशील गांधी, इतना प्रैक्टिकल गांधी, प्रैक्टिकल करके। तो जो देखिए कि जो आदमी इन चीज़ों पे पूरा प्रैक्टिकल कर लेता है तो अगले को चाहता है कि वो ऐसा करे, और जब वो नहीं करेगा तो थोड़ा झुंझलाता भी है। तो गांधी एक गार्जियन की तरह। और क्या दिक्कत है? देखिए, एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट ब्रेन है, वह कहता है कि जनरेशंस टू कम विल हार्डली बिलीव दैट सच ए मैन एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ इन फ्लेश एंड बोन। और एक व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला, भारत का होने के बावजूद नोबेल प्राइज पाना बहुत बड़ी बात है, गीतांजलि लिख के, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो कहता है कि महात्मा है। इतना जिसके पास अनुभव का सागर है, ज्ञान का सागर है, इतना बड़ा ब्रेन, मतलब गांधी से बहुत कमतर नहीं तो एकदम आसपास का ही है ना मामला रविन्द्रनाथ टैगोर का। अपने आप में जो गांधी, कई जगहों पे उनसे विस्तृत आवरण है उनका, कई जगह। लेकिन वो व्यक्ति भी जब इनको देखते हैं तो कहते हैं कि महात्मा। तो एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहता है कि ये सबसे महान आदमी है, धरती इनका ऋणी है कि धरती पर आए, और दूसरी तरफ कौन कहता है? रविन्द्रनाथ टैगोर कहते। तो ये समअप कर देता है गांधी क्या है। तो इसलिए डोंट मेक अ ओपिनियन इन हेस्ट, हड़बड़ी में गांधी के बारे में कोई विचार मत करो। गांधी नाम उस नरपुंगव महायोद्धा का है जो कि उस सत्ता को समेट देता है जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो भी एक लकटी कमलिया लेकर। सामान्य बात नहीं है। आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 3 डिग्री टेम्परेचर में बकिंगम पैलेस की सीढ़ियों पर उस आदमी के पास जाके आंख में आंख मिला के कह देना कि गांधी, मिस्टर गांधी, व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग द क्लोथ्स? नो आई कांट बिकॉज यू हैव टेकन माई क्लोथ्स। और वहाँ माई का मतलब होता है मेरे देश का कपड़ा। यदि आपने मेरे देश का कपड़ा ले लिया है तो मैं नंगा ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही आऊँगा जब तक आप मुझे आज़ाद नहीं करेंगे। यह ताकत है उस आदमी का, यह ताकत है उस वाद का, यह ताकत है उनकी अंदरूनी पावर का। सामान्य नहीं है, असामान्य। सहमत हैं या असहमत हैं कोई लोग? इसलिए हर आदमी को गांधी जी ने जो लिखा है ना, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। देखिए, गांधी में एक फैक्ट फाइल, फैक्ट तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन जो एक कंसेप्ट का फाइल है ना, ये बहुत कम लोग पढ़े। गांधी कंसेप्ट जो है, इसी पर आज हम बात करें। अब सत्य की बात तो सब लोगों ने किया कि सच बोलना चाहिए, बड़ा सिंपल है, सच बोलना चाहिए। एक लाइन में सच, किसी को मारना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो गया खत्म, 5 लाइन में खत्म। लेकिन गांधी का सत्य जो है वो तो जीवन के साथ प्रयोग है। गांधी का सत्य का प्रैक्टिस करने में आदमी जिंदगी कम पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आदमी ने बताया सत्य को राजनीति में प्रयोग करके दिखा दिया। आज हम क्या सोचते हैं कि राजनीति में सत्य का जगह ही नहीं है, और उन्होंने बिना सत्य के कोई राजनीति ही नहीं की। कोई आके उनके कान में यदि बोल के गया कि जाके पंडित नेहरू को ऐसा ऐसा मत बोलिएगा, हमारा ये पर्सनल राय है, अगले ही मिनट पंडित नेहरू को बोल दिया, तो उसका पर्सनल राय है, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था।
तो नहीं बोलेगा कि कुछ भी इसको बोलने लायक नहीं है। लेकिन कोई जो समझ रखता है वो कहेगा कि बाबा जो हमेशा सच बोलते हैं, इनसे उतना ही बोलिए जितना सच है। तो बाबा ऑटो करेक्ट मोड में चलते थे, अपने आप आसपास रहने वाला सब करेक्ट हो जाता। ये बाबा का ताकत, ठीक है। सामान्य पढ़े लिखे भी नहीं थे ऐसे, शुरू में तो कम पढ़े लिखे थे। वो कोई भावनगर में कॉलेज था, वहाँ वो पढ़ते थे। हाँ, लेकिन इन्होंने वकालत की लंदन जाके, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 1890 के आसपास, डेट तो फैक्ट है वो देख लीजिएगा। तो वहाँ से उन्होंने किया और उसके बाद ये कुछ दिन के लिए भारत आए, 1-2 साल के लिए, फिर चले गए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण उसमें आते जाते रहे, कई बार आ जाते, लेकिन फिर भी रफली 1893 से 1914 तक, 15 की शुरुआत तक ये बाहर है। तो इस तरह का व्यक्तित्व था व्यक्ति का कि जो आदमी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ा, सूट बूट टाई पैंट पहन के जा रहे हैं, रात का बज रहा है 2, 12 से 2 के बीच का समय था, एग्जैक्ट तो कोई आंकड़ा है नहीं उसका, लेकिन 12 से 2 का समय है, और डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में लिखा हुआ है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग तो वहाँ कोई था नहीं, इंडियन महात्मा गांधी, उस समय गांधी भी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी सूट बूट में, बाल भी था हल्का फुल्का उस समय। तो जिद्दी तो अंदर से बंदा था, इसमें कोई दो राय नहीं। घुस गया उसमें, घुस गए तो बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, कोई रिकॉर्डिंग मोड तो ऑन था नहीं, लेकिन फिर भी अंतिम परिणाम ये हुआ कि इनको 1 लात मारकर सेंट पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया हुआ। और यहीं से स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ गांधी, गांधी का निर्माण शुरू होता है। गांधी को गांधी किसने बनाया, तो उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा जिसने उनको पहली बार रात में ठंड में और यह एहसास दिलाया कि तुम किस देश के नागरिक हो। यही एहसास हमको भी करना चाहिए। कई बार हम बिहार में हैं और बाहर जाते हैं और जब लात लगता है ना, तो ये वैसा ही, भले वो ठंड नहीं है, वो रातें नहीं है, वो काली नहीं है, लेकिन कई बार अपमान उसी स्तर का है, कई बार उससे ज़्यादा भी है। वो तो गुलाम भारत में था, ये आज़ाद भारत में हो जाता है। तो इसलिए वो, यदि उनकी जो गज़ल है कि अपने देश में भी है रोटी, उसका बहुत अर्थ है, ठीक है, तो वो सेंटिमेंट है। तो गांधी जी का निर्माण वहाँ से शुरू हुआ और उन्होंने 4-4 आश्रम बदले। कितने आश्रम? 4-4 आश्रम। पहले उनके आश्रम का नाम क्या था? फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम। दूसरे आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म था। तीसरा आश्रम सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और चौथा आश्रम सेवाग्राम, वर्धा। ये 4 आश्रम उन्होंने किया, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टाइम किया। तो गांधी ने क्या किया, अपने इनर साइड को, परमाणु बम इतना मोटा थोड़ी होता है, सबसे छोटा चीज परमाणु होता है, पावर उसमें E बराबर mc² होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट को किसी का स्क्वायर करके गुना कीजिएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग्स इज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। तो वो अंदर की चीज को समझा, और गांधीवाद जो है ना, वही आंतरिक मामला है। गांधीवाद जान लीजिए, कभी भी कहीं पर गांधीवाद नाम का कोई बुक नहीं है। यानी गांधीवाद, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा कोई वाद नहीं है। हम लोग भले पढ़ाने में इस बात को बात कर रहे हैं, लेकिन गांधीवाद क्या है, बहुत सारे अलग अलग विचारों का जो इधर उधर उन्होंने दिया, उनका एक समूह है। उस संग्रह को हम गांधीवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जगह कहा कि नहीं ये मेरा ये है और इस तरह से ये पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही ना, वो अलग तरीके से कही। जैसे कि सत्य, इसने कहा कि भाई ठीक है, सच बोलना चाहिए, जनरल परसेप्शन था सच बोलना चाहिए। उनका कहना था कि नहीं, ये मनसा वचसा और कर्मणा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनसा वचसा और कर्मणा। मनसा सततम वदनीयम, वचसा सत्यम वदनीयम, मनसा सत्यम करणीय, लोकहितम मम करणीय। उनका था कि मानसिक तौर पर भी, वाचिक तौर पर भी और कायिक तौर पर भी हमारे अंदर सत्य होना चाहिए।
एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात की, जो कि लगभग अभी के समय में लोग क्या कहते हैं, असंभव है। युधिष्ठिर जब नहीं निभा पाए तो हम और आप क्या हैं, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे वो जब अहिंसा की बात करते हैं तो क्या वो केवल किसी को नहीं मारना ही अहिंसा है? किसी को मार नहीं रहे हैं और दिन भर सोच रहे हैं कि मिलेगा तो बर्बाद कर देंगे, ये तो उससे बड़ा अहिंसा है। और गर्दनें दबा दे, बोल दिए तो हो गया। मेरी दादी कहती थी यदि किसी के बारे में सोच लिए ना तो आधा पाप हो जाता है, मानसिक अहिंसा हो जाती है। अब किसी को देखे, अब तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बुरा सोच रहे हैं, है कि नहीं? तो यह भी एब्सोल्यूट अहिंसा की बात होती है। उनमें क्या है ना, उनकी समस्या ही है कि वो राम राज्य चाहते हैं, परफेक्शन। तो ये अहिंसा भी जब भी लिखिएगा आप लोग, तो अहिंसा में लिखिएगा कि वो एकदम सार्वभौमिक, एब्सोल्यूट, जहां पे कहीं इफ बट नहीं रहे, वैसी अहिंसा चाहते। उन्होंने जब अस्तेय की बात की तो इसमें केवल नहीं कहा कि जाके आप चोरी ये कर लीजिए, मतलब कोई चीज जो है ना, चोरी मत कीजिए, चोरी न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ठीक है। लेकिन चोर वाला निगाह रखना भी चोरी है। बिना चोरी किए भी यदि आपका निगाह में ही चोर है तो, है कि नहीं? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपके किसी का चीज देख के, दूसरों की दौलत देख के परेशान न होना, खुदा तुझे भी देगा, हैरान न होना, इस तरह का होना चाहिए कि किसी को देख। वो तो जब उनकी अगली संपदा पर आएंगे ना तो उनका सोच ही दूसरा। तो बात क्लियर है कि आपका जो ये है ना कि किसी के प्रति लोभ भी ना हो। अस्तेय में केवल चोरी ही नहीं है, लोभ भी नहीं होना चाहिए। इनकी अहिंसा में क्या फैक्ट है कि आप हिंसा नहीं कर रहे हैं और खूब महान समझ रहे अपने आप को कि हम भाई आज तक तो किसी को एक झापड़ नहीं मारे। अधिकांश लोग यह कह के ही झापड़ मार देते हैं। आप यदि एरोगेंस के साथ कह रहे हैं ना कि हम आज तक किसी को मारे ही नहीं, मतलब बहुत मन था, आप मार नहीं पाए, इसका मतलब ये है। अहिंसा का मतलब ये होता है कि प्रेम करना सीखिए, दया करना सीखिए, करुणा बरसाना सीखिए, उसके अस्तित्व का सम्मान करना सीखिए। यह अहिंसा है। लिव एंड लेट लिव, यह तो एक यह है, अलग हटना है। उसके लिए जिंदगी के लिए बनाइए। मान लीजिए आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो अपना कोट उतार के दूसरे को दीजिए। यह गांधीवाद है। आप समझा रही कि हम अहिंसा नहीं करते हैं, बहुत बड़ा आदमी है नहीं मारते हैं, तो कितना आदमी है जो किसी को मारा है? इस क्लास में तो शायद ही कोई होगा जो किसी को मारा होगा, कभी नहीं मारा। छोटे भाई बहन आपस में लड़े वो अलग मैटर है, लेकिन किसी को मारना हिंसा की नियत से, ऐसा तो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। लेकिन केवल नहीं मारना ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। उपलब्धि क्या है? कंपैशनेट होना, प्रेम करना, दया के भाव से भरा होना, करुणा के भाव से भरा होना, यह गांधीवाद है। तो वही चीजें हैं, लेकिन उनका उसका फिलोसॉफिकल एनालिसिस अलग है, दार्शनिक व्याख्या में अंतर है। जैसे अस्तेय की बात, अस्तेय मतलब क्या है कि आप सामान आपके पास है, हम नहीं चाहिए, लेकिन मन में एकदम जब जा रहे हैं तो हहर रहे हैं, हहरना समझ रहे, यह भी चोरी है, वो भी नहीं करते। गांधी सरोजनी नायडू ने एक बार लिखा है अपने किसी मेमोयर में कि क्या उस आदमी का होगा कि मतलब एक आदमी पूरा जोर से उसको मार रहा है चाटा, वो भी गांधी जी को नहीं, उनके सिखाए हुए शिष्यों को, और एकदम यहाँ पे खूब तेज चाटा लग रहा है। उसके बाद अगला आदमी हट जा रहा है, फिर इसको मार, एक एक करके सब मार खा खा के अलग हट रहा है। ऐसा लग रहा है प्रसाद मिल रहा है, और सबके चेहरे पर प्रसाद वितरण में से हाथ फैलाते हैं ना, उस तरह का भाव है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मार रहा होगा वो तो कुछ दिन बाद अपने मर जाएगा। जब उसके मन में ये आ जाएगा कि अरे ये तो कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ गया। आप मार रहे हैं, शोएब अख्तर दौड़ के आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, और टक से राहुल द्रविड़ वहीं रोक दिया उसको। बोले यार इस आदमी को आउट करने का मन नहीं करता, बहुत सीधा आदमी है। तो यह है गांधीवाद राहुल द्रविड़ की बैटिंग में भी। आप समझ आ रही है जो लोग हम समझाना चाह रहे हैं? तो कर्म से अहिंसक होना,
मन से अहिंसक होना और वचन से अहिंसक होना, साथ साथ उसमें पॉजिटिविटी को जोड़ना। जैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप उतना ही लीजिए ना जितना आपको जरूरत है, संचय मत। अब परिग्रह मतलब क्या होता है? संचय नहीं करना। अब संचय का कोई सीमा है? कोई बोलता है कि 200 करोड़ रुपया मेरे पास है, कोई बोलता है 2000 करोड़, अब तो बिलियन का इतना आ गया ना कि तुलना रोज होते रहता है। तो हर आदमी सोचता है कि हम एलन मस्क बन जाते हैं, नहीं सोचता है। पहले हम लोग अंबानी अडानी तक थे, अब एलन मस्क को टारगेट किए हुए हैं। 90% यूथ का टारगेट क्या है? एलन मस्क। हाँ, और वो होने पे आ जाता है, रजाई के अंदर है नहीं। जबकि गांधी जी का कहना था कि बिना कर्म किए जो मिले ना उसको छोड़ के चल दो। बिना कर्म के तो कुछ भी पाना ही नहीं है, यह गांधीवाद। तो अपरिग्रह उनका कहना था कि दिस अर्थ हैज एवरीथिंग टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी टू एवरी सिटीजन और एवरी मैनकाइंड ऑन दिस अर्थ, बट इट इज वेरी लिटिल फॉर द ग्रीड टू बी सेटिस्फाइड। किसी एक आदमी के ग्रीड को सेटिस्फाई करना धरती के लिए संभव नहीं है, लेकिन इस वसुंधरा के पास इतना है कि हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सकता है। तो जरूरत को पूरा करने के लिए कभी कमी नहीं है। लोभ तो एक आदमी का भी संवरण नहीं हो सकता। यह गांधीवाद है। तो बातें वही हैं, तरीका अलग। तो इसलिए वाद को समझिएगा। होगा क्या कि सवाल इसमें टिप्पणी टाइप का आता है, ठीक है, कि गांधी जी को यहां लिख दिया गांधीवाद और राज्य की अवधारणा। तो आप एक बार जब गांधीवाद को समझ गए तो जितनी अच्छी चीजें हैं ना जो गांधीवाद के नेचर में आ रहा है, जो प्रो डेमोक्रेटिक लग रहा है, इन चीजों को आप डाल दीजिएगा, आपका आंसर कभी पथ से विचलित नहीं होगा। क्वेश्चन गेस नहीं हो सकता है, लेकिन जो आएगा उसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये वाला है ब्रह्मचर्य। आ जाएगा गांधी जी के नजर में ब्रह्मचर्य, क्या आंसर लिखेंगे? एक तो ऐसा भारत में है ना कि ब्रह्मचर्य सुनते ही आदमी पूरा टेंशन में आ जाता है। तुम तो क्यों देख रहे हो? तुम ही बताओ। देखो ब्रह्मचर्य आदि परेशान कर दिया ना। यदि मान लीजिए सवाल आ जाए गांधी जी और ब्रह्मचर्य, अच्छा आप जहाँ बैठे हैं वहां पे बहुत शोर है। चलिए, गांधी जी के नज़र में ब्रह्मचर्य, गांधी जी और ब्रह्मचर्य, यदि ऐसा टिप्पणी करने आए 10 नंबर का सवाल हो तो आप कैसे लिखेंगे? और 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 आप कोई और बताना चाहे जो लोग हैं ऑनलाइन? आप बोलिए, ट्राई कीजिए आप। हाँ, ये तो क्लास तो ऐसा रहेगा ही, लेकिन नॉर्मली क्या है कि ब्रह्मचर्य आते ही लोग सोचते हैं ना कि वीर्य की रक्षा, शादी नहीं करना, अविवाहित व्यक्ति ही ब्रह्मचारी होता है, इस तरह की बातें आती हैं नॉर्मली। और यह सच भी है कुछ हद तक। जो धर्म में, जो जैन वगैरह में जो मत में कहा गया ना, उसमें इसी पर जोर भी था, इसी पर जोर भी था। लेकिन गांधी जी का ब्रह्मचर्य वैसा, गांधी जी का ब्रह्मचर्य करने का मतलब, गांधी जी के नज़र में ब्रह्मचर्य की परिभाषा उतनी सीमित नहीं थी। नहीं, ये तो है, इसमें वो कंसेप्ट ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट ही इनका बड़ा ही व्यापक है। कुछ प्रयास कीजिए आप लोग बताने का। जनसंख्या नियंत्रण पे जोर था। ठीक है, अच्छा है। देखिए इसको अब माइक ऑफ कर लीजिए, सुनिए बात। क्या है कि ब्रह्मचर्य का उनका जो सिद्धांत है वो व्यापक है। सामान्य अर्थ में तो वही अविवाहित और इंद्रिय पर ये जो क्या बोलते हैं वीर्य का नियंत्रण, ये सारी चीजें हैं। हाँ, उनका जो सबसे ज्यादा जोर था कि मन, वचन और कर्म, इसको याद कीजिए। गांधी पे जब भी कुछ लिखिए ना तो मन, वचन और कर्म तीनों को एक लाइन में लाइए। मन, वचन और कर्म से, यानी मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण।
या उनका ब्रह्मचर्य। और इंद्रिय का मतलब ये नहीं कि केवल उसी कंटेक्स्ट में, अविवाहित और विवाहित वाले कंसेप्ट में नहीं है। यह है कि हम जो है कहीं से भी उस तरह की हिंसा, हानि और जो अपने प्रियंका ने दमन, इसमें सीधा जो मेन है दमन, जिन चीज़ों की आपकी, जैसे कि मान लिया आपको तुरंत मन किया कि हम यहाँ से चल जाए सिंगापुर या बैंकॉक, तो इसको रोक लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। आपको मन किया कि जाते हैं गोलगप्पा खाते हैं, अभी मौसम खराब हुआ फिर भी, इसको रोक लिए, यह भी ब्रह्मचर्य। आपको मन किया कि अभी जो है बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा आया हुआ वही पहन लेते हैं, उसको नियंत्रित कर लिए। तो मन, वचन और कर्म से पूर्ण दमन जो करते हैं चीज़ों का, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य या गांधी जी आत्मनियंत्रण का एक पराकाष्ठा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, गांधी जी के, देखिए यही सारी थ्योरी है, लेकिन जैसे उनमें गांधी जी का नाम जुड़ेगा तो उसमें यह तीनों बात आ जाएगा। हर चीज़ में, हर चीज़ को केवल वाचिक तौर पर नहीं, केवल मानसिक तौर पर नहीं, तीनों तौर पर, मनसा वत्सा कर्मणा करना, ठीक है, एब्सोल्यूट के तरफ जाता है गांधी जी का थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। अब उनका जो सबसे बड़ा कंसेप्ट था उस पर आइए। राम राज्य जो उनका है वह क्या है? पहले इसी को थोड़ा सा देखिए, राम राज्य जो है ना इससे जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा ना तो आपका राम राज्य वाला मैटर सॉल्व हो जाएगा। जैसे उनका कहना है कि आपके पास जितना संग्रह जरूरत है, और जितना जरूरत है उसके बाद यदि आप जो रखते हैं वह दूसरे को दे दीजिए। इसी को कई जगह लिखा जाता है उनका न्यास सिद्धांत, कई बार पूछता भी है, गांधी जी का न्यास सिद्धांत या गांधी जी का ट्रस्टीशिप थ्योरी या न्यासिता का सिद्धांत, वो इसी से है कि जैसे कोई आदमी यदि 100 करोड़ रुपया कमा रहा है और उसको जरूरत 1 करोड़ का है, तो ये 99 करोड़ वो दान में ना दे दे, घुमा के कहना चाहते हैं कि वो दान ही दे दे, ठीक है। तो क्या कर सकता है, समाज को रिटर्न कर, CSR एक्टिविटी उसका एक उदाहरण हो सकता है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक उसका उदाहरण हो सकता है। लेकिन उनका कहना है कि वो क्या कर सकता है, ऐसे 100 करोड़ में यदि 1 करोड़ का उसका अपना खर्च है, 99 करोड़ उसके पास ज़्यादा है, तो वो कुछ छोटे सेटअप लगा दे, लघु उद्योग लगा दे, ताकि और लोगों को रोजगार मिल जाए और उनको इस तरीके से वह दान हो जाए। तो उनका क्या है, यह राज्य की अवधारणा में उनका याद आता है कि संसाधनों का एक वितरण के लिए भी प्रणाली गांधी जी ने दिया, जिसको क्या कहा गया, राम राज्य की अवधारणा। संसाधनों पर अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधे कहते हैं सबका अधिकार हो, तो मारे पीट करने की बात है। गांधी जी कहते कि नहीं, मन, कर्म और वचन से पहले आप गांधीवाद को समझिए, फिर आपको खुद ही मन करेगा, कह रहे ये तो बेकार है, इसके बाद हम क्यों अपने पास रख रहे हैं, तो इसको दान कर दें, ऐसा इन्वेस्ट करें कि समाज के काम आए। उनका कहना है कि जितना जरूरत है उससे अधिक आप रख रहे हैं ना, यह भी चोरी है। जितना आपको जरूरत है, यदि 5 कपड़ा में आपका काम चला, 6ठा कपड़ा चोरी है, एकदम कंसेप्ट है। तो हमारे लोगों को समझ में नहीं, दान करते हैं लोग। जब जिसको गांधी जी समझ में आते उठा, अजीज प्रेम जी 53,000 करोड़ रुपया दान कर दिया एक दिन। जब विनोबा भावे ने गांधी जी को फॉलो करते हुए एक आंदोलन चलाया, तो पूरा भारत का हर आदमी जमीन दान करने लगा। ये क्या है, गांधीवाद का इम्पैक्ट है। गांधी जी जो है ऐसे 2 लोगों से प्रभावित थे जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, गौतम बुद्ध और कृष्ण। उनके अंदर कृष्ण भी है और गौतम बुद्ध भी है, व्यवहारिक भी है, ऐसा नहीं कि अव्यवहारिक है, करते हैं, प्रयोग करते हैं, खुद पे करते हैं, फिर आपको जाते हैं, व्यवहारिकता है। और गौतम बुद्ध की तरह एक उनका थ्योरी पार्ट है। लेकिन उनका यदि कहा जाए कि पॉलिटिकल गुरु कौन था, गोखले। लेकिन थ्योरिटिकल गुरु कौन था, लियो टॉल्स्टॉय। उनके ऊपर उसका प्रभाव था। तो उनके किताबों का नाम अगर आप लोग जानते ही हैं, क्या नाम था किताब का, कल मैंने बताया था, वार एंड पीस एक किताब थी उनकी, और किंगडम वाला क्या बोल रहे थे, वो भी किताब है उनकी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। हाँ हाँ, उनकी एक किताब थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू।
द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, यानी आपके अंदर भी ईश्वर तत्व है। ये किसने कहा था? लियो टॉल्स्टॉय। और रस्किन बॉन्ड की किताब का नाम क्या था? अनटू द लास्ट। तो रस्किन बॉन्ड की किताब, रस्किन बॉन्ड की थ्योरी, टॉल्स्टॉय की थ्योरी, गौतम बुद्ध के सिद्धांत, महावीर के सिद्धांत, कृष्ण के सिद्धांत, इन सबको जोड़ के एक वाद निकलता है, वह है गांधी। लेकिन गांधी का वाद उसमें कुछ और जोड़ देता है। जैसे हमने कहा ना कि ये 5 चीजें हैं और इसमें सब में कुछ ना कुछ उन्होंने जोड़ दिया। आग्रह क्या है? उस आग्रह में उनका वही है कि सत्य में जो है अहिंसा को समावेश किया। उनका सत्य इंडिपेंडेंट नहीं था, उसमें अहिंसा शामिल है। सत्य बोले और बोले कि देखो ये बात सच है, एक लाठी। तो ये भी तो सच है कि आप सच बात बोले और एक लाठी दे दी। उनका कहना कि नहीं, 1000 लाठी खाएंगे लेकिन मतलब हिंसा भी नहीं करेंगे। आप सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब सच बोलने वाला आदमी ज़्यादातर केस में एरोगेंट होता है। गांधी जी में एरोगेंस का शून्यता था, शून्य। मतलब वो एक बार यरवदा जेल में बंद थे, पैट्रिक क्विन नाम का जेलर था उनका। तो गांधी जी जैसा आदमी जेल में बंद हो तो जेलर भी खुश रहता था, भले उनका काम था, अपना काम कर रहा था। तो एक बार नाक से उसका खून गिरने लगा पैट्रिक क्विन के। तो मिस्टर गांधी, आई एम ब्लीडिंग, ऐसे करके अपना वेट वेट मिस्टर पैट्रिक, आई एम जस्ट कमिंग, जाए तो भुरभुरा टाइप का सामान लेके उसके नाक में डाल दिए। कोई दूसरा रहता जेलर तो डालने देता, राजनीतिक कैदी को जो उसी के खिलाफ लड़ रहा है, और नाक में लाके बारूद डाल दिया थोड़ा बहुत, तो क्या करेगा? तो ऐसे आधा आदमी तो यही करते ना। गांधी की जगह कोई और रहता तो क्या करता? वो डाल देता। गांधी जी डाल दिए, उसके बाद उसका नाक में खून गिरना बंद हो गया। नेक्स्ट दिन फिर बैठे वो लोग, तो पूछा कि व्हाट वाज दैट स्टफ मिस्टर गांधी, व्हाट वाज दैट स्टफ, वो क्या था जो आपने नाक में डाल दिया? तो बोला कि दैट वाज काउडंग पाउडर, गोबर का भुरभुरा था। तो फिर से नाक में गिरने लगा उसका। कहने का मतलब है कि गांधी ऐसा है जिस पे दुश्मन भी भरोसा करता। गांधीवाद, क्योंकि पता है कि आदमी थ्योरी से नहीं अलग होगा, जान जाए पर वचन नहीं। तो यह गांधीवाद है, और वह उससे जो साम्राज्य खड़ा होता है वो राम राज्य। जिसमें क्या, अब देखिए, अब आपको मैंने कंसेप्ट बताया, अब इन चीज़ों को आप डाल देंगे तो सारी चीज़ें आपका लाइन में आ जाएंगी। अब 1-2-3 और कंसेप्ट समझ लीजिए। धर्म का, गांधी जी इस मामले में बड़ा यूनिक थे कि उन्होंने कहा कि धर्म जो है ना राजनीति से अलग नहीं। धर्म का अर्थ आप गलत समझते हैं। धर्म एक परम, ये है क्या है, जीवन की शैली है, और जो कि आपको परिशुद्ध करने के लिए। तो धर्म के एलिमेंट पे विचार कीजिए, उसकी शुद्धता पे विचार कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म को हटा दीजिए। धर्म रहेगा तो कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आप धर्म को समझें। तो कैसे समझे भाई? तो उनका कहना था कि जो धर्म है, हर धर्म अच्छी बात ही सिखाता है, हर धर्म अच्छी बात सिखाता है, और हर धर्म का लक्ष्य मनुष्य का उन्नति और उनके आंतरिक उन्नयन है, आध्यात्मिक उन्नयन है, मानसिक उन्नयन है, और शारीरिक उन्नयन भी है। क्योंकि धर्म योग की ही बात करता है, योगः कर्मसु कौशलम। और योग क्या है? तो योगः चित्तवृत्ति निरोधा। वो क्या है? अथ योगा अनुशासन। तो यह अनुशासन है, चित्त के वृत्तियों का निरोध है, और कर्म की कुशलता है। 3 चीज है। तो जब ऐसा धर्म है जो आपको योग भी सिखा रहा है, कर्म भी सिखा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति करा रहा है, तो ऐसे धर्म से नुकसान कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप धर्म को नहीं जानते। तो फिर कोई पूछा कि भाई तो राज्य क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा? स्टेट का धर्म होगा? बोले नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। स्टेट सभी धर्मों को समान मानेगा। क्या मानेगा? सभी धर्मों को समान मानेगा। तो समान मानेगा तो मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, तो इस भारत में पंथ निरपेक्षता है ना। तो हम क्या करते हैं, सबके लिए समान माहौल होना चाहिए, किसी के प्रति बायसनेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। बायसनेस किसी के प्रति हो तो खराब है। हम लोग क्या उसका व्याख्या करते हैं कि हिंदू का देश है और मुसलमान को समर्थन देगा, तो गलत नहीं है। ये हिंदू का देश है, ये कौन कहा?
ऐसा तो है नहीं। यह देश सबका है, जो इस देश का वासी है वो देशवासी है। तो अप्रोच में फर्क है, तो इसका मतलब सोच में फर्क है। अगला आदमी की सोच में फर्क नहीं है, हमारे अप्रोच में फर्क है। और उल्टा कहां से हो रहा है कि सबको समान संरक्षण मिलेगा, तो यदि आपने अल्पसंख्यक को ज्यादा संरक्षण दे दिया तो बहुसंख्यक नाराज होगा कि नहीं होगा? समस्या वहां पर भी आ सकती है। हम सोचते उल्टा है कि हम बहुसंख्यक का सपोर्ट नहीं हो रहा है, इससे नाराज है। कई बार ये भी सोचना कि अल्पसंख्यक को कुछ ज्यादा वेटेज दिया रहा है, कि मान लीजिए उनका कोई धार्मिक प्रतिष्ठान है, तो आपको लगता है कि अरे सरकार उसको ज्यादा कर रही है, इससे तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन राज्य का कर्तव्य क्या है? एक रत्ती भर भी किसी भी धार्मिक संप्रदाय को आपको ज्यादा और कम के तराजू पे नहीं तोड़ना है, सब बराबर। यदि ऐसा करने में राज्य सफल हो तो क्या ये पंथ निरपेक्षता गलत है? गलती कहाँ होती है? जहां ये बैलेंस बनाने में राज्य पिछड़ जाता है। तो इस धर्म को समझिए, ये गांधीवाद में धर्म की व्याख्या। गांधीवाद में स्वराज की क्या व्याख्या है? कुछ बताइए, आप लोग भी, इंटरेक्टिव होगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। गांधी जी ने स्वराज पर बहुत काम किया था, बहुत काम किया था। उन्होंने बताया कि होना क्या चाहिए कि निचले लेवल पर लोग एक दूसरे को चयन करें, जैसे पंचायत और ग्राम के लेवल पर गांधी जी का स्टेटमेंट था कि चयन करें। उनका तो यहाँ तक था सोच कि जो ग्रामीण लेवल पर लोग हैं वह जिला प्रशासनिक अधिकारियों का चयन ये करें, नॉमिनेशन करें। यानी जिसको जिला अधिकारी और डीएम बोल रहे हैं उनका सिलेक्शन कौन करेगा? पंचायत समिति। इस तरह का अप्रोच था, और वो चयनित हों और यह नॉमिनेटेड। दूसरा, स्वराज में उनका एक कंसेप्ट था आर्थिक, क्योंकि मान लीजिए राज्य की स्थापना में अर्थ का बहुत महत्व है। चाणक्य ने भी कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें मिलके और 7 अंग बताए राज्य के, लेकिन तो उनका कहना था कि अर्थ के लिए हर व्यक्ति को उपार्जक होना चाहिए। उनका कहना था कि जो सक्षम व्यक्ति है यदि वह कुछ मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको मेहनत, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मेहनत करके ही अर्न करना चाहिए। यानी बैठ के निठल्लापन उनको पसंद नहीं था। जो आदमी 4 बजे उठता हो, रात में 11-12 बजे सोता हो, तो अगले को सोता हुआ देखना चाहेगा, अनटिल अनलेस कि आप बीमार या रोगी न हो, ऐसा कोई चीज न हो। तो उनका कहना था कि हर व्यक्ति को मेहनत श्रम के बाद ही फल मिलना चाहिए, अर्थ मिलना चाहिए। और जो आप श्रम कर रहे हैं उससे अधिशेष का उत्पादन कीजिए। व्यक्तिवादी श्रम से अधिशेष मतलब सरप्लस। तो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर आदमी यदि सरप्लस क्रिएट करेगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी? यह उनका स्वराज था। उसमें चरखा का जो सिद्धांत दिया तो स्वराज के सिद्धांत का एपिसेंटर था। तो बातें अच्छी हैं, लेकिन अब इस पर कंसेप्ट आता है कि कहीं कहीं अव्यवहारिक भी हो जाता है। नहीं हो जाएगा। ये जहाँ पर कल कारखाना लगा के, फैक्ट्री लगा के धाए 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 तुरंत टी शर्ट डेनिम डेनिम निकाल रहा है, मार जींस पे जींस धाए धाए निकाले जा रहा है, और आप बैठ के चरखा काट रहे हैं, खूब बढ़िया बन रहा है। लेकिन आज हम लोग प्रयास करके उसको बचाए हुए ना, खादी को। तो गांधी जी का कहना था कि वो खादी वाले दौर में थे तो उस तरह से कहे। यदि आज गांधी जी होते तो हम कल्पना कर रहे हैं कि बोलते कि हर घर में मोबाइल का इक्विपमेंट बनाओ, क्या करना है? जब मोबाइल आज की जरूरत है तो मोबाइल को हर तरह की तरह यूज करो। यदि जरूरत है गूगल, तो हम और आप गूगल बनाए ना, भारतीय गूगल बनाए। जरूरत तो सब बड़ा बड़ा जितना भी अब चीज़ है यूज कर रहे हैं, यूट्यूब तो अमेरिका हेडक्वार्टर, सारा पैसा कमा के कहाँ जा रहा है? अमेरिका। आप भारतीयता पर आइए ना, आप आइए इन चीज़ों पर, बनाइए यहाँ पर। उनका कहना था कि हर व्यक्ति निर्माण में सहायक हो और क्षेत्रीय स्तर पर उसका प्रोडक्शन करे। यह उनके स्वराज की अवधारणा का कोर कंसेप्ट। आज जो घुमा फिरा के मेक इन इंडिया की बात हो रही है, मेड इन इंडिया की बात हो रही है, कहीं ना कहीं यह गांधीवाद से प्रभावित है। समय बदलेगा तो समय के हिसाब से आपको चीज़ों का नाम भी बदलना पड़ेगा ना। जैसे कोई संस्कृत बोलने वाला आदमी है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक का तो कंसेप्ट था नहीं। यदि हमको यदि कोल्ड ड्रिंक पीना है तो हम क्या बोलेंगे कि अहम पेप्सी इति शीत पेयम पिबामी। क्या बोलेंगे? यदि हमको पेप्सी पीना है तो हम क्या बोलेंगे? अहम पेप्सी इति शीत पेयम पिबामी, है ना।
और यदि हमको एप्पल का मोबाइल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, एप्पलम आनेया, और वो सेव लेके मत दे देना, एप्पल इति मोबाइल आनेया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब समाज बदला, परिस्थिति बदली, देश बदला, काल बदला, तो हमने चीज़ों को बनाया ना। पहले अंग्रेजी के डिक्शनरी में लूट शब्द नहीं था, जंगल शब्द नहीं था, लेकिन लूट और जंगल जैसे शब्द अब अंग्रेजी में एज इट इज यूज होते हैं। परिस्थिति बस होगा। क्या सारी के लिए अंग्रेजी में कुछ दूसरा वर्ड है क्या? SAREE, सारी, सारी जो लिखते हैं तो वो अंग्रेजी में वही लिखना है। तो देश काल परिस्थिति को एक्सेप्ट करना भी प्रोग्रेस कहलाता है। तो गांधीवाद को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता बनाने के लिए उसको इस संदर्भ में ढाल के सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो अव्यवहारिक हो गया, सार्वकालिक है। ठीक है, तो स्वराज्य के कंसेप्ट को समझ गए। छुआछूत तो बहुत बेसिक है, आप लोग जानते हैं कि इसका वो विरोध करते थे, बोले कि मनुष्य का मनुष्य, तो ये आप कंसेप्ट जान रहे हैं। तो इन सारे चीजों को जब एक लाइन में आप करते हैं तो जो राज्य की अवधारणा आती है वह क्या है? यूटोपिया। यहाँ क्या, तो उस राज्य में क्या होगा? हर व्यक्ति सत्यवादी होगा। कैसा सत्यवादी होगा? मनसा, वत्सा और कर्मणा। हर व्यक्ति क्या होगा? अहिंसक होगा। तो अहिंसक होगा तो वही गांधी जब शुरू करते हैं सत्याग्रह से, चंपारण से शुरू करते हैं, वही गांधी जब 1920 में जाते हैं तो असहयोग करते हैं, वही गांधी जब आगे बढ़ते हैं तो सभी ने अवज्ञा करते हैं, दांडी मार्च करते हैं। हमारे क्लास में भी दांडी मार्च करते हुए कुछ लोग पहुंचे हैं, तो दांडी मार्च करते हैं। सोचिए, ये तो पिपासा है ज्ञान के प्रति। आपको इतने ज्ञान की भूख होनी चाहिए कि यदि 15 किलोमीटर दूर मेरा कोचिंग है और आप 15 किलोमीटर पैदल आगे किसी परिस्थिति में आए, बहुत बड़ी बात है। तो वो गांधी दांडी मार्च के समय क्या बोलते हैं? सभी ने अवज्ञा। और वही गांधी 42 आते आते कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमें क्या कहते हैं? करो या मरो। तो गांधी अव्यवहारिक नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा अशोक है। अशोक ने पहले बृहद शिलालेख में कहा कि पशुवध पर निषेध। आदमी समझ लिया, मान ली पहला लाइन सुन के चला गया, जाके दे दिया पशुवध पर निषेध। लेकिन अगला पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, उसी में लिखा हुआ है कि नहीं, राजकीय पाकशाला में दो मोर और एक हिरण मारा जाएगा, क्योंकि भूखे नहीं ना मरना है। तो 2 मोर और एक हिरण को मारने वाला रोज वो क्या कहलाता है? अहिंसावादी। वो व्यवहारिक हिंसा। ऐसा थोड़े है कि जब कलिंग युद्ध के बाद उसने अपनी सेना को नष्ट कर दिया, उसने अपनी सेना को रखा, तो यह व्यवहारिक। वैसे ही गांधी जी का है कि तमाम चीजें हमने कहा तो अहिंसक है, तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि नहीं। तो उनसे पूछा कि जैसे मान ली डॉक्टर है, अब किसी का ऑपरेशन कर रहा है, तो बोले हम चाकू नहीं मारेंगे, काटेंगे नहीं। तो काटना हिंसा है कि उसको छोड़ देना हिंसा है? लेकिन ना, गांधी जी मना किए थे। तो व्यवहारिक तौर पर समझिए गांधी जी। हमारा कंसेप्ट यहाँ फैक्ट और फिगर देने का नहीं है। ये फैक्ट फिगर आप सब अवेलेबल है हमारे किताब में, हमारे नोट्स में, वो देख लीजिएगा। हम आपके अंदर गांधीवाद जागृत करना चाहते हैं, समझा? अब कोई आदमी दर्द से तड़प के मर रहा है तो उसको मारने के भी नियम आए हैं ना दुनिया में, यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया गांधीवाद के ही जैसा। किसी को उसके दर्द से मुक्ति देना यूथेनेशिया है। अभी नहीं कि हल्का फुल्का चोट हुआ उसको मुक्ति दे दी, उस लेवल तक अतिरंजित भी नहीं होना है। ठीक है, तो गांधीवाद व्यवहारिक है और व्यापक है, सार्वभौमिक है और सर्वकालिक है। गांधी जी पर जब भी कुछ लिखिएगा 2-4 सेंटेंसेज उनके आप कोट कर दीजिएगा, जो उनके बारे में लोगों ने कहा, जो उन्होंने कहा। ऐसा कथन आप लोगों को बताइए कुछ गांधी जी का कथन जो आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ा हो। पर गांधीवाद नहीं। किस बिल के बारे में गांधी जी ने कहा कि यह निर्लज लिपापोती है? किस? हंटर आयोग की रिपोर्ट पे कहा। तो ऐसे कई कथन हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे किसके बारे में गांधी ने कहा कि देश की मिट्टी या बालू से मैं इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ? कांग्रेस के बारे में कहा। तो इस तरह की बातें हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया गांधी का? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बातें सिंपल है ना, इन्हीं बातों को
आप एक अवधारणा में डाल दीजिए, और इसी अवधारणा पे जब कसेंगे तो एक राज्य समझ में आएगा, उस राज्य को कहते हैं। एक और बात समझ लीजिए, जैसे गांधी जी का कहना था कि मनुष्य जो है ना, जो धरती पर आया है, इसमें से कोई भी चीज आप जो देख रहे हैं ना, वो मनुष्य का नहीं है। कुछ भी, आपका जो घर है वो भी आपका नहीं है, जो सड़क है वो भी आपका नहीं, जो पेड़ है वो भी आपका नहीं, और जो बैंक बैलेंस भी है वो भी आपका नहीं। या गांधी जी, उनका कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है, और ईश्वर का यह धरती, धरती किसका है? ईश्वर का। और हम क्या हैं? केयरटेकर, संरक्षक हैं उसका। तो इसी में वो सारे अवधारणा आ जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग और गांधी जी लिख देगा, तो आप आंसर लिख पाइए कि नहीं? सिंपल आपको एक मंत्र देते हैं कि जो कुछ भी लगे कि यह आइडियलिज्म के जैसा है, वो गांधीवाद है। तो ईश्वर के दिए हुए चीजों का हम संरक्षक हैं, क्या है? यही गांधीवाद है। मतलब आदमी उसका उपभोग करता है, उसका संरक्षक है, लेकिन उसका मालिक नहीं है। समस्या कहाँ पे आती है? जहाँ पर हम मालिक बन जाते हैं। हमारे फूफा जी थे, वो कहते थे कि एक छोटे से बैगन के पौधे का आप संपूर्ण उपभोग करके दिखाइए, यदि आप मालिक हैं। एक बैगन का पौधा है, और आप सोचते हैं कि तो बड़ा आसान है कि एक गमले में लगाया हुआ है या कहीं पे लगाया हुआ है, पूरा का पूरा हम उसको उपभोग करके दिखा देंगे, चैलेंज है। लेकिन जैसे ही उसमें बीज पड़ता है उसका, तो जड़ में ही कीड़ा आ जाता है। आपका लगाया हुआ है, काम वो शुरू कर दिया, पैसा दे रहा है, तो रेंट दे रहा है उसका, उपभोग तो करना शुरू कर दिया। फिर पत्ता आया, उसमें दो चार अलग तरह का ग्रास हॉपर टाइप का कीड़ा लग गया, वो अपना पत्ता वाला पार्ट खा के साइड हो गया। आप बोल रहे हैं मेरा है, तो कहाँ से आया? उस दिया टैक्स उसका? नहीं दिया। फूल आया तो भौरा आया, मक्खी आई, मधुमक्खी आई, वो भी अपना पार्ट उसको लेके चले गई। फिर फल आया, तो एक तो अंदर ही कीड़ा बैठा हुआ है, वो आपके घर तक आएगा, उसी में बैठा हुआ आ गया, तुम उसको खाए भी हो, वो भी पक भी गया, पकने के बाद निकला, उस लेवल तक आपका वो यूज कर लिया। एक कीड़ा को तो आप किचन तक आने से रोक नहीं सके, वो बैगन का पौधा से आ गया, और आप कहते हैं कि हम संपूर्ण धरती के स्वामी हैं। आप जिस भी जगह हो, मान लीजिए कोई यहाँ बेंगलोर से है और कोई आदमी कलकत्ता में है, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग पटना में, अब जहाँ भी होंगे, यह सारी धरती कभी अशोक की थी। अशोक कहता होगा कि ये पूरा मेरा है, कंबोडिया से लेकर अफगानिस्तान तक। कभी ये कहता होगा अकबर कि नहीं ये मेरा हो गया, अशोक का नहीं, अब हम राजा हैं, दिल्ली इलाही है। ब्रिटिश आया, बोला ना तुम दोनों का नहीं है, मेरा है। ब्रिटिश आया तो क्या बोला कि ना ये अशोक का ना अकबर का, यह हो गया मेरा, ब्रिटिशर्स का। और अभी आप लोग को क्या लग रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं वो आपका है, किसी और का है? अब भारत सरकार को लगता है कि भाई रजिस्ट्री जिसका है उसका, फिर रजिस्ट्री करने से आपका हो जाएगा। जब ये अशोक का नहीं रहा, जब ये अकबर का नहीं रहा, जब ब्रिटिश का नहीं रहा, तो आपका भी नहीं। उतना ही उपयोग कीजिए जितना आपको जरूरत है, और उसके बाद जो है, उपनिषद में कहा गया है त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। एक उपनिषद का श्लोक है कि अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंब। यह मेरा है, यह तेरा है, यह छोटे लोगों का सोच है। उदार चरित्र वालों के लिए क्या है? संपूर्ण संसार ही एक अपना परिवार है। गांधी पर कबीर जी का भी प्रभाव था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। देखिएगा तो लगता है कि याद करके सुना दिए हो गया, इसको व्याख्या कीजिए। साईं कितना दीजिए? जामे कुटुंब समाए, और गांधी ने कहा क्या? कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम, दोनों को जोड़ दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो कितना अच्छा है कि कुटुंब को बड़ा कीजिए, परिवार को छोटा मत कीजिए, कुटुंब को बड़ा कीजिए। और मैं भी भूखा ना रहूं, इंडिविजुअल एकम्प्लिशमेंट भी होना चाहिए। मैं भी भूखा ना रहूं, यह भूख केवल भोजन की भूख की बात नहीं है, मेरी भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और साधु भी भूखा ना जाए, जो आपके पास आए मैत्री संबंध से, वह भी भूखा ना। व्याख्या करके देखिए, यह गांधीवाद है।
तो जब भी गांधी जी को लिखिए तो शुरू में, अंत में, कहीं दोहे, कहीं कुछ कुछ उक्तियाँ, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में जरूर डालिए, आपका आंसर कंप्लीट होगा। सब लोग गांधीवाद पर अलग अलग हम क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर लिखिएगा। तो जैसे शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, अवलंबन कर गांधीवाद सम्राज्ञी न कभी छूने दूंगा। यह कंटेक्स्ट में भी सही नहीं है। मिनिमम डेटरेंस, भारत की विदेश नीति पर गांधी जी का प्रभाव। आप जब लिखेंगे तो गांधी जी क्या कहना था कि शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, यानी कि हम अपना बचाव के लिए हमेशा खड़े हैं। गांधी ये मतलब नहीं है कि आप आ जाइएगा तो छोड़ देते। अभी गांधी रहते तो सब रहता, अलग रहता। कश्मीर का जो सीन है ना दूसरा रहता, और ये चाइना वाला को तो हालत खराब किया रहता। 1 इंच धरती नहीं देते, जब एक बार हो गया तो हो गया। हाँ, जब तक ये बटा नहीं है तो कहे थे कि भारत मेरी लाश पे बटेगा। और उनके जिंदगी का सबसे सैडेस्ट पार्ट है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो सब लोग खुश थे एक्सेप्ट गांधी, क्योंकि गांधी वो आखिरी व्यक्ति थे जो भारत का विभाजन चाहते थे। जैसे होता क्या है कि जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो कई बार तो डांट के समझा देते हैं, कई बार वो पकड़ के हटा देते हैं, लेकिन कई बार इतना वायलेंट हो जाता है कि उनके सामने उनको भी तू लाठ दे देता है। अब तू अपना हाथ धर लिए, जब अपना हाथ धर लिए तो एक दूसरे का माथा फोड़ दिया। पिता के सामने 2 बेटे लड़ते हुए मर जाते कि नहीं मर जाते? तो हम लोग एक घर में 2 बच्चा है उसको अलग नहीं करा पाते हैं। यहाँ तो कई क्रोधित बच्चे थे, कई बिगड़े हुए संतानें थी। गांधी जी कहीं ना कहीं उनको मनाने में, वह बात समझाने में, उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में अपने तमाम प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस असफलता का दर्द उनके नोआ खलीद के दंगों में जब वो घूमते हैं, जब रोते हैं लाशों को देखकर, क्या गांधी जी को एक रत्ती भर भी इसकी खुशी थी कि भारत आज़ाद हो गया? और ये देश तो कृतज्ञ है नहीं, ये तो कृतज्ञ देश है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब कम से कम 1000 उन्होंने अच्छे काम किए। एक गलत मान भी लिया कि उनसे गलती हो गई बिना जाने अनजाने में, तो क्या उनको मार दिया जाना चाहिए था? अहिंसा के इतने बड़े पुजारी की हत्या गोली से होनी चाहिए, होनी चाहिए थी। मतलब कितनी बड़ी उनकी सीख रही होगी कि जो आदमी उनको मारने पे जा रहा है ना, वो पहले प्रणाम कर रहा है। और कितना इसका अपने अवधारणा पर विश्वास होगा कि गोली मार दिया। क्लैश है, लेकिन गलत। मतलब इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तो गांधी जी ने मरते समय भी कहा कि मैं फिर आऊंगा। तुम गांधी को मिटा दिए, गांधीवाद तो जिंदा रहेगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ के रहेगा और वह सब काम करवाएगा जिसकी मैं आज अपेक्षा कर रहा हूँ। देखिए समय बीतेगा ना, आज हमको लग रहा है कि ये गांधीवाद पे हम नहीं चल रहे हैं, लेकिन टाइम साइकिल है। आज आप दूर जा रहे हैं ना, फिर वहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। जैसे पहले लोग पहनते थे बेल बॉटम, बीच में गायब हो गया, फिर धीरे से आ गया। तो कुछ चीजें साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे घूमती रहती है। गांधीवाद भी ऐसा ही है, यदि सामान्य वातावरण में है तो वो आएगा ही आएगा, रिटर्न होके आपके पास आएगा। ठीक है, आज लंबा हो गया। आगे के क्लासेस में हम कुछ चीजें जो है आपको स्पेसिफिकली लिखवा देंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। एक क्लास और लेंगे, गांधी आपका पूरी तरह से, मतलब अभी तो कंसेप्ट आपको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसमें बात कर लीजिए जो कंसेप्चुअल पार्ट पर। बाकी फिर इसके फैक्ट पार्ट पे बात करेंगे। जैसे आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, लिखिए भारतीय संविधान में किन किन जगहों पर गांधीवाद की झलक मिलती है। आप जान लीजिए जितनी योजनाएं आज के डेट में आप अच्छी देख रहे हैं ना, सब गांधीवादी योजनाएं। जितना भी आप डीपीएसपी भारत का है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 90% वो गांधीवादी। जहां चाहिए अर्थ लगेगा ना पूरे संविधान में, वो सब गांधीवादी। सुड जहां लगेगा ना, वो सब गांधीवादी है कि नहीं? हाँ तो एक और लिखिए सवाल, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गांधीवाद अप्रासंगिक हो चुका है? हाँ सर, नॉन रिलेवेंट, नॉन रिलेवेंट। देखिए गांधीवाद पे बहुत सारे, 1-2-3 बातें और बता देते हैं फिर खत्म करते हैं। अप्रासंगिक हो चुका है, नॉन रिलेवेंट, आज इरिलेवेंट, इरिलेवेंट हो चुका है। एक राज्य की अवधारणा और समझ लीजिए,
गांधी जी के बारे में बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यह बहुत कम जगह पढ़ा होगा कि गांधी जी चाहते थे ना कि राज्य नाम का कोई तत्व नहीं होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए। कितना माइन्यूट हिंसा पे वो विचार करते थे पता है? इसको समझिएगा जो लोग। उनका कहना था कि राज्य जो है ना, पूरा राज्य की जो अवधारणा है वह हिंसा पर आधारित है। देखिए, राज्य यानी स्टेट, आप लोगों को दिख रहा है ये बोर्ड? वहां से बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? राज्य जो है ना, उनका कहना था कि राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि राज्य होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? तो जैसे ही यह राज्य होगा तो एक तंत्र होगा, एक तंत्र होगा, और यह तंत्र क्या है? भय पर आधारित होगा। यह तंत्र कभी भी नियम देगा तो उसमें भय का कुछ ना कुछ अंश होगा। यह व्यक्ति स्वातंत्र को बाधित करता है, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल को ऑब्स्टेकल देता है, यह रोकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए राज्य ने एक नियम बना दिया, और वह क्या है? बाइंडिंग टू ईच एंड एवरी वन। उसमें हो सकता है कि स्पेस हो सुधार का, लेकिन चूंकि अब आ गया तो आपको मानना है। नहीं मानिएगा तो तुरंत सामने पुलिस चल रहा है, तो क्या कर रहा है? भय। पुलिस का भय, प्रशासन का भय, जज का भय, ऑफिसर का भय, अधिकारी का भय, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं तो हिंसा है कि नहीं, मानसिक तौर पर। आप कल्पना कीजिए, आप कहीं बैठे हुए हैं, 4 बार पुलिस वहीं पर घूमने लगे, टेंशन होता है ना? आप बहुत सज्जन है फिर भी टेंशन हो जाएगा। आगे बगैर देखने कुछ किया है क्या, कोई रख के कुछ भाग गया क्या, कोई पैकेट छोड़ के भाग गया, ऐसा हो सकता है? तो उनका कहना है कि राज्य में जो तंत्र वर्ड होता है, तंत्र में बहुत सारी चीजें आती है। जितने इंस्ट्रूमेंट है टू कंट्रोल द सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ एनी नेशन, दैट इज कहीं ना कहीं वो ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव, ऑफेंड करते हैं किस चीज को? नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, मनुष्य के प्राकृतिक विकास को बाधित करता है क्या? राज्य। इसलिए गांधी जी, पूछ दे सवाल कि गांधी जी और राज्य की अवधारणा, तो आपको क्या लिखना है? गांधी जी का मानना था कि राज्य नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक ये संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने बाद में इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका कहना था कि यह प्रशासनिक यदि होना ही है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, यानी ग्राम पंचायत की वकालत उन्होंने की। अब क्या है कि पंचायत की वकालत, उनको क्या पता था कि यहाँ हमारे पंचायत में मुखिया लोग जो बनना चाहते हैं, पहले दिन उनका सपना में ही स्कॉर्पियो आता है, तो वो तो गांधी जी भी नहीं सोचे थे। ये समस्या है, तो वो एक अलग है। लेकिन उनका कहना था कि जैसे कि लोग कहते हैं कि लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट या जन सेवक है, और एक होता है जन प्रतिनिधि। तो कौन बड़ा होता है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये जन प्रतिनिधि एक, मान लीजिए, कम पढ़ा लिखा आदमी है, और यह लोक सेवक 17 घंटा डेली पढ़ने वाला आदमी है। ठीक है, तो ये जन प्रतिनिधि बड़ा है कि ये बड़ा है? ये तो टेंशन में रहेगा हमेशा, ये भी हिंसा है, नहीं है? तो लेकिन क्या है कि हम लोग सोचते ऐसे, हमने उदाहरण दे दिया, आपने समझ लिया। अब कल्पना कीजिए, यह जन प्रतिनिधि का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। वो जन प्रतिनिधि थे कि नहीं? और यह लोक सेवक कोई एक सामान्य कोई अधिकारी है, तो क्या यह बड़ा छोटा कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा? आपको नेचुरली लगेगा वही बड़े, हमेशा लगेगा कि लाल बहादुर शास्त्री ही बड़े। क्यों? क्योंकि वो आइडियल के करीब है। तो यदि हमारा जनप्रतिनिधि आइडियल होगा तो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि बड़ा छोटा कौन है, वो नेचुरल लगेगा कि वही लीडर है। लेकिन हुआ क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों में सबको नज़रअंदाज करते करते हम गांधीवाद से इतने दूर जा चुके हैं कि हमको पता ही नहीं है कि सही प्रतिनिधि होता कौन है। जनता के सुख दुख दर्द में खड़ा होने वाला ही प्रतिनिधि होता था पहले। हम जब एक बार राजीव प्रताप रूडी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कितना भी गाली आप दे दीजिए नेता को, प्रतिनिधि को, लेकिन
जब रात में 12-1 बजे कोई समस्या में पब्लिक पड़ता है ना, तो 2 ही आदमी पहुंचता है वहां पर, एक नेता और एक पुलिस, और जो सबसे अधिक गाली खाने वाले लोग। नेता को भी कोई अच्छा नहीं मानता है और पुलिस को भी। खराब से खराब पुलिस को भी एक दिन हटा के तो देख लीजिए, आदमी उससे भी खराब है, हम और आप उससे भी खराब है। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी पर लटका दिया गया, मार दिया गया, एक दिन के लिए इराक में एनार्की आ गई थी, अराजकता फैल गई थी। लोग जानते क्या किए? जैसे शोरूम है, घुस गया तोड़ के, सारा टीवी फ्रिज धो दिया घर पर, क्या तो कोई रोकेगा नहीं? कौन रोकेगा? ना कोई पुलिस है, ना कोई तंत्र है, ना कोई समाज। तो हम अंदर से जब परिष्कृत नहीं होंगे तो हम गांधीवाद को समझ कैसे सकते हैं? गांधीवाद तो नाम ही है उस चीज का है कि जो अंदर से परिष्कार करे, आपको एकदम सत्य के लाइन में लाए, सत्य, रज और तम का कंसेप्ट समझाए, जो वर्ण व्यवस्था का बेस्ट फॉर्म को आपको समझाए, गांधीवाद धर्म का बेस्ट फॉर्म को। तो हर चीज का उनको कहना था कि बेस्ट चीज आप कर सकते हैं, मनुष्य के अंदर इतना अधिक संभावना है, लेकिन यदि उस संभावना को आप कर ही नहीं पा रहे हैं तो दोष गांधीवाद का है या आपका है? ये हमारा है, हमारा है। जैसे सवाल आपको फंसाने के लिए आएगा कि गांधीवाद एक अराजक व्याख्या है, यह राज्य की वकालत नहीं करता है, अराजकता की वकालत करता है। सही या गलत? कई लोग करते हैं ना शिकायत। तो गांधीवाद तो कंसेप्ट स्वराज का है, लेकिन उस स्वराज में हर व्यक्ति को फिल्टर्ड माना गया। समस्या कहाँ पे आती है? व्यक्ति फिल्टर्ड ही नहीं। यदि नेता हमारा लाल बहादुर शास्त्री हो, नेता हमारा अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो, जिसको विपक्ष भी अपना प्रतिनिधि बना के भेजता है, जब ऐसा नेता हो तो हमें जन सेवक बनने में क्या दिक्कत है? और तब जब जनप्रतिनिधि अगले को चुने, क्या दिक्कत है? जो जनता की सेवा के लिए रात 2 बजे खड़ा है और सुबह में 4 बजे खड़ा है, वह व्यक्ति यदि किसी को चुनेगा तो गलत चुनेगा, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा, इसीलिए यह व्यवहारिकता की कसौटी पे फेल कर जा रहा है। लेकिन वो नियम गलत नहीं है, हम और आपको सुधारने की जरूरत है। लेकिन उनका कहना था, एक जगह गांधी जी का एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि आप खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एक व्यक्ति का कब्र खुदा हुआ था, लंदन की बात है, वेस्टमिंस्टर एबे एक जगह है, वहां पर एक कब्र खुदा था, और उस कब्र के पर कुछ पंक्तियां लिखी थी कि मैं जब यंग था तो मैं सोचता था कि दुनिया बदल दूंगा। पूरी दुनिया बदलने के लिए मैंने जोर भी लगाया, प्रयास भी किया। फिर जब कुछ और अवस्था हुई तो मैंने सोचा कि दुनिया तो मेरे बस में नहीं है, देश को बदलने का प्रयास करते हैं। तो उसने देश बदलने का प्रयास किया, लेकिन जब मेरी अवस्था 50 के पार हुई, वह भी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि कम से कम अपने परिवार के लोगों को ही बदलते हैं, और मैंने उन्हें समझाना शुरू किया। मेरी बात कोई नहीं माना। फिर जब मैं जर्जर हो गया, मृत्यु शैया पर लेट गया आज, तो मुझे यह लग रहा है कि मैंने यदि खुद को बदलने का प्रयास किया होता तो शायद वह सफल हो जाता, और तब शायद ऐसा हो सकता था कि हम बदले तो हमको देख के मेरा परिवार भी बदल जाता, और ऐसे परिवार बदलते तो उनको देख के कई और परिवार बदल जाते, और तब शायद मेरा देश भी बदल जाता, और इस बदलाव का वाहक होते होते शायद विश्व व्यवस्था में भी बदलाव लाने में मैं सफल होता। तो यह है गांधीवाद, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। शुरुआत तो कीजिए। एवरीबॉडी नोज व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द वॉल, बट दिस थिंक दैट द एड्रेस ऑन द एनवेलप इज फॉर समवन एल्स। हम सभी जानते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन हम सोचते हैं यह दूसरे को फॉलो करना चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? अरे कोई नहीं देख रहा, चलो ना यहाँ पे थूक देते हैं, यह भी अहिंसा है। अंधेरा में थूक दिए तो ये भी तो और अहिंसा है। आपका बच्चे हमसे ज्यादा समझदार है, छोटे बच्चे जो देखते हैं, मैंने जो नए छोटे उम्र के बच्चे हैं, ये कलाम साहब भी कहते थे कि सबसे अधिक उम्मीद जो है ना और संभावना छोटे बच्चों, वो कहीं रैपर दीजिएगा ना, वो फाड़ के ऐसे नहीं फेंकेंगे,
पॉकेट में रख लेते हैं, डस्टबिन मिलेगा खोजेंगे, भाई दुकान वाले को जाकर बोलते भी हैं भैया डस्टबिन कहाँ है। हमारे एक अनुभव है बीचू में ही, एक बार नीदरलैंड का कोई बंदा आया हुआ था, तो कुछ खाने के बाद वो रैपर वो डस्टबिन खोज रहा था। किसी लड़के ने कहा कि जस्ट थ्रो इट एनीवेयर, तो बोला कि थ्रो इट एनीवेयर इन द कंट्री। उसने धरती को क्या कहा? कंट्री। थ्रो इट एनीवेयर इन द कंट्री। और हम आज स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि स्वच्छता का क्या मतलब है, और तब भी बहुत कम लोगों को ही समझ में आ रहा है। तो गांधीवाद क्या है? हर कर्म को बेहतर करना, करते समय ये सोचना कि सबसे आखिरी हाशिए पर जो इंसान है उसके विकास में यह कितना सहायक होगा, यह गांधीवाद है। गांधीवाद यह है कि जितना भी संसाधन उपलब्ध है उसमें से कुछ छोड़कर ही भोग करना, अपने आवश्यकता से अधिक का भोग नहीं करना। गांधीवाद यह है कि मानव मात्र से दूरी नहीं बनाना, अवगुणों से दूरी बनाना, लेकिन अवगुण युक्त व्यक्ति से दूरी नहीं बनाना। बात समझ रहे हैं? गांधीवाद अंगुली माल से भी प्यार करता है, गांधीवाद डाकू से भी प्यार करता है, लेकिन उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। तो गांधीवाद उस स्वराज्य की अवधारणा है जिसमें हर व्यक्ति बिना श्रम के किसी संसाधन का उपभोग नहीं कर रहा है। श्रम और योगदान गांधीवाद की पहली शर्त। गांधीवाद उस व्यक्ति का धर्म है जो मानव मात्र देश, सीमा और काल से ऊपर उठकर पूरे विश्व और ब्रह्मांड की बात करता है। तो हम गांधीवाद मानेंगे तो हम कचरा फैलाएंगे, कार्बन एमिशन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे, शराब पिएंगे? नहीं। तो गांधीवाद व्यक्ति को फिल्टर करता है, व्यक्ति के फिल्टर होने से देश, परिवार फिल्टर होता है, परिवार के फिल्टर होने से समाज फिल्टर होता है, राष्ट्र फिल्टर होता है, और अंततः पूरा विश्व फिल्टर होता है। तो यह छोटा मोटा उदाहरण है। जेल में बंद नेल्सन मंडेला 27 साल बाद निकलते हैं तो पहला आदमी जबान पे आता है, उसका नाम है गांधी। विंस्टन चर्चिल के जबान पर आता है कि बिवेयर ऑफ दिस मैन। डफरिन के नाम पर आता है। मतलब कहने का मतलब है कि उस आदमी ने सबको प्रभावित किया, सामान्य नहीं है। तो क्यों? क्योंकि असामान्य अवधारणा के साथ है, और जिसको अपनी अवधारणा पे भरोसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक गांधी है, जरूरत है उसको डेवलप करने की। इन दोनों सवालों का आंसर लिख के दिखाइए, फिर एक दो सवाल और दे देंगे, आपका गांधीवाद पूरा हो जाएगा। दर्शन इतना ही है, बाकी सारी बातें उसी पर कसौटी पे कस के लिखना है, ठीक है ना? कुछ सवाल हो तो पूछिए। ठीक है, हाँ। डिस्कवर द डायमंड विद इन यू। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डायमंड है, उसी का नाम गांधी है। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह गांधीवाद के धारणा के नजदीक है या नहीं? आर्टिकल 15 उसमें है कि नहीं? गांधीवादी दर्शन है कि नहीं? विभेद नहीं होगा तो सब होगा। हाँ, गांधीवाद में एक बात और आती है कि व्यक्ति को अधिकार पर फोकस नहीं होना चाहिए, कर्तव्य पर फोकस होना चाहिए। हमारे अंदर क्या है कि हम अधिकार की बात करते थे, इसमें क्या मिलेगा? कोई पूछता है इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले पूछ लेता है, जैसे कि हम लोग यहाँ काम पे भी किसी को रखते हैं तो अरे कितना मिलेगा, उसके बाद वो जाना है हमको करना क्या क्या पड़ेगा। यदि फोकस हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम और कैसे कर सकते हैं, तो हो सकता है कि बाकी चीज़ें और आसान हो जाए। तो गांधीवाद को समझ लीजिए, फिर कुछ भी पूछे, पर्यावरण से जोड़ के पूछे, राज्य से जोड़ के पूछे, या फिर सर्वोदय के विकास से पूछे, स्वराज से पूछे, छुआछूत से पूछे, या फिर कोई भी नया उसमें टेल लगा दे, आप उसको हर बार यही लिखिएगा, जो आपको डेमोक्रेटिक लग रहा है वो गांधीवादी है, जो आपको सत्य के करीब लग रहा है वो गांधीवादी है, ठीक है? उसी पर करके आप अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। हम ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेज भी देंगे, आप लोग उसका आंसर लिख लीजिएगा, और एक आध मॉडल आंसर आपको हम लिख के दे देंगे। हम इसलिए सारे आंसर लिख के नहीं देते हैं कि आपका सबका आंसर एक जैसा हो जाता है। आंसर लिख के दिखाइए। इन्फॉर्मेशन हर जगह है, फैक्ट की कहीं कमी नहीं है, कंसेप्ट की बहुत कमी है। कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, फैक्ट आप लेके इसको एक अच्छा आंसर बना के ग्राफ चित्र से थोड़ा सा सजा दीजिए, क्योंकि 3 एलिमेंट आप आंसर में जोड़ सकते हैं, वह है ग्राफ, फिर डायग्राम और फैक्ट फाइल, ठीक है? इन तीनों चीज़ों को आप जोड़ के
गांधी जी पर एक सांगोपांग बड़े आंसर का लिख दीजिए और उसमें एक टिप्पणी का 10 लगा दीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 का हमने 5G कर लिया था कल, आज गांधी जी को कर लिया। कल आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? गांधी जी पे जो आप आंसर लिखेंगे और जो कुछ चीज़ें और बताना होगा करके हम कल गांधी जी को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो कल इन्हीं को कंटिन्यू कर देते हैं और परसों फिर हम लोग पढ़ेंगे ये मौर्य कला। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने पेशेंस से इतना सुना उसके लिए धन्यवाद। जम के पढ़िए, कुछ बन के दिखाइए।